दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम स्थिर विद्युतिकी में गाउस नियम के कुछ अनुप्रयोगों के बारे में चर्चा करेंगे। अब गाउस का नियम क्या है, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, और साथ में गाउस नियम के दो अनुप्रयोग हमने हमारे पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आज हम गाउस नियम के कुछ और अनुप्रयोगों के बारे में यहां पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट गाउस नियम के अनुप्रयोग। तो फर्स्ट अनुप्रयोग है अनंत लंबाई की आवेशित समतल पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र। सेकंड है अनंत लंबाई की आवेशित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र। और थर्ड है अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो ये तीनों एप्लीकेशन यहां पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अनंत लंबाई की आवेशित समतल पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र। अब यहां पर हमने एक पट्टिका दर्शाई है ए बी सी डी। तो ए बी सी डी एक अनंत लंबाई की आवेशित समतल पट्टिका का सूक्ष्म भाग है। तो एक्चुअल में यह पट्टिका अनंत लंबाई की है जिसका सूक्ष्म भाग हमने ए बी सी डी दर्शाया है। सिग्मा इस आवेशित समतल पट्टिका का पृष्ठ आवेश घनत्व है। तो पृष्ठ आवेश घनत्व हमने सिग्मा लिया है। P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम P से लंब OP डालते हैं। तो ये हमारा प्रेक्षण बिंदु है जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हमने इस पट्टिका पर बिंदु P से लंब PO डाला है। अब हम बिंदु O को संदर्भ बिंदु मानकर पट्टिका ABCD का अल्पांश A1 तथा A2 इस प्रकार लेते हैं कि OA1 इक्वल टू OA2। अब हमने क्या किया है, ये जो पॉइंट O है इसको हमने रेफरेंस पॉइंट, ये संदर्भ बिंदु माना है और यहां पर दो अल्पांश A1 और A2 इस प्रकार लिए हैं कि बिंदु O से इन दोनों की दूरी बराबर है। सो OA1 इक्वल टू OA2। संपूर्ण पट्टिका के कारण बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र x अक्ष या पट्टिका के अभिलंब दिशा में होगा। तो इस पॉइंट P पर हमको कुल विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो हमने एक अल्पांश A1 लिया है। सो इस A1 के कारण बिंदु P पर यदि हम विद्युत क्षेत्र निकालें तो विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा जो हमारा DE होगा। अब इस एंगल को हमने अल्फा लिया है तो ये भी हमारा अल्फा होगा। अब हम क्या करते हैं, ये जो DE है इसका इस दिशा में और इस दिशा में घटक लेते हैं। तो ये घटक आ जाएगा DE cos अल्फा और ये आ जाएगा DE sin अल्फा। इसी प्रकार हमने एक अल्पांश A2 लिया है। तो A2 के कारण यदि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकाले तो विद्युत क्षेत्र इधर होगा क्योंकि A1 और A2 दोनों बराबर हैं। O से A1 की दूरी और O से A2 की दूरी बराबर है। तो ये जो कोण अल्फा था ये भी हमारा अल्फा होगा। तो ये भी अल्फा है। इसका मतलब A2 के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र इस दिशा में आया है DE, इसका मान इस DE के बराबर होगा। अब हम क्या करते हैं, इस विद्युत क्षेत्र DE का एक घटक इधर लो एक घटक इधर लो। तो ये हमारा DE cos अल्फा, ये DE sin अल्फा। तो ये भी हमारा DE sin अल्फा और ये भी DE sin अल्फा। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जबकि इस और जितने भी घटक होंगे वो सब आपस में जुड़ जाएंगे। इसीलिए हमने कहा है संपूर्ण पट्टिका के कारण बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र x अक्ष या पट्टिका के अभिलंब दिशा में होगा। अब हमने यहां पर ये पट्टिका का भाग दर्शा दिया। हमको गाउस नियम का प्रयोग करके
बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। अब गाउस नियम की सहायता से समतल आवेशित पट्टिका से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम 2r लंबाई के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो ये दूरी हमारी r और ये भी r, तो हम क्या करते हैं 2r लंबाई के एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं और उसके कारण हमको इस बिंदु P पर इस समतल पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। यह आवेशित पट्टिका बेलन को r लंबाई के दो सममित बेलनाकार भागों में विभाजित करती है। तो ये हमारे 2r लंबाई का गाउसीय पृष्ठ है जो बेलनाकार है और यहां पर हमारी ये पट्टिका है। तो ये पट्टिका क्या करेगी, इस बेलन को दो भागों में सममित रूप से विभाजित करेगी। तो इसकी लंबाई r और इसकी भी लंबाई r होगी। तो एक r लंबाई का बेलनाकार भाग ये है और एक r लंबाई का बेलनाकार भाग ये है। बिंदु P इस बेलन के एक अंत सिरे पर स्थित होगा। तो बिंदु P हमारा ये है, एक बेलन मैंने कहा है ये आ गया और एक बेलन ये आ गया। तो इन दोनों बेलन में से एक बेलन के अंत सिरे पर बिंदु P स्थित होगा। तो बिंदु P इस बेलन के अंत सिरे पर स्थित है। माना गाउसीय पृष्ठ के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है। तो गाउसीय पृष्ठ के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमने a माना है। इसका मतलब ये a और ये भी a। यदि सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व हो तो गाउसीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश सिग्मा q इक्वल टू सिग्मा इंटू a, क्योंकि हमने कहा है सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व है और पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, आवेश अपॉन क्षेत्रफल। तो ये जो कुल आवेश है इसका मान क्या होगा, सिग्मा इंटू a। गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। तो गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से ये होता है और ई डॉट डी एस है तो डॉट प्रोडक्ट को हम हटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा। अब यहां पर तीन हमारे पास में भाग हैं, ते बंद पृष्ठ है, इसको अगर मैं ओपन सरफेस करूं या खुला पृष्ठ लूं तो एक पृष्ठ मेरा ये हो गया, एक पृष्ठ ये हो गया और एक पृष्ठ हमारा ये वक्र पृष्ठ है। तो ये मेरा S1, ये S2 और ये जो वक्र पृष्ठ है इसको मैंने S3 मान लिया है। तो फाई क्या आ जाएगा, सरफेस इंटीग्रेशन S1 ई डी एस कॉस थीटा प्लस सरफेस इंटीग्रेशन S2 ई डी एस कॉस थीटा प्लस सरफेस इंटीग्रेशन S3 ई डी एस कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू हम निकालते हैं तो यहां पर ई इस दिशा में है और ds भी इसी दिशा में होगा। तो S1 के लिए थीटा हमारा 0 डिग्री है, यहां पर ई इस दिशा में और ds भी इसी दिशा में होगा। सो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और यहां पर ds इस दिशा में और ई हमारा इस दिशा में होगा। सो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां पर थीटा 0, यहां पर थीटा 0 और यहां पर थीटा 90 और जैसे यहां पर 90 रखोगे cos 90 हमारा 0 हो जाएगा। यहां पर थीटा 0 करोगे तो cos 0 1 और यहां पर भी cos 0 1। सो फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन S1 ई डी एस प्लस सरफेस इंटीग्रेशन S2 ई डी एस और ये हमारा 0 हो गया था इसलिए ये टोटल हमारा 0 हो जाएगा तो प्लस 0। और गाउसीय पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान समान और पृष्ठ के तल के लंबवत होता है। तो ये ई हमारा कांस्टेंट, ये भी ई कांस्टेंट, तो इनको आप इंटीग्रेशन से बाहर ले लो। सो फाई इक्वल टू ई सरफेस इंटीग्रेशन S1 ds प्लस ई सरफेस इंटीग्रेशन S2 ds और सरफेस इंटीग्रेशन ds मतलब ये वाला, ये हमारा a है और ये भी हमारा a है। तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हमारा a था तो ये भी a हो गया और ये भी a हो गया।
सो फाई इक्वल टू ट्वाइस ई ए। तो गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू 2 टाइम्स ई ए आएगा। नाउ गाउस प्रमेय से फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपन इप्सिलॉन जीरो होता है, और इप्सिलॉन जीरो निर्वात की विद्युतशीलता है, और सिग्मा क्यू की वैल्यू हमने निकाली थी सिग्मा इंटू ए। तो आप इस सिग्मा क्यू की जगह सिग्मा इंटू ए यहां से यहां पर रख दो, तो फाई आ जाएगा सिग्मा ए अपॉन इप्सिलॉन जीरो। नाउ फाई हमारा ट्वाइस ई ए था, और फाई सिग्मा ए अपॉन इप्सिलॉन जीरो भी था। तो इस फाई को हम यहां से रख देते हैं। सो ट्वाइस ई ए इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन इप्सिलॉन जीरो। अब ए से ए कैंसिल हो गया, तो ई क्या आ जाएगा सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन जीरो। तो अनंत लंबाई की आवेशित समतल पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र का मान आएगा सिग्मा अपॉन ट्वाइस इप्सिलॉन जीरो। क्योंकि यह संबंध R से मुक्त है, यहां पर R नहीं है, अतः अनंत लंबाई की समतल आवेशित पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आवेशित पट्टिका से बिंदु की दूरी पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट या प्रेक्षण बिंदु आपका कितना ही दूर हो, विद्युत क्षेत्र का मान सदैव यही रहेगा। यदि पट्टिका में धनावेश हो, अर्थात सिग्मा का मान जीरो की तुलना में अधिक हो, या सिग्मा हमारा पॉजिटिव हो, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा पट्टिका के दोनों ओर बाहर की ओर होगी, अन्यथा अंदर की ओर होगी। तो अगर पट्टिका में धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र पट्टिका से बाहर की ओर होगा, और यदि आवेश ऋणावेश है तो विद्युत क्षेत्र पट्टिका की ओर अंदर की ओर होगा। यदि चालक का आकार निश्चित हो तो सिग्मा ए इक्वल टू सिग्मा इंटू ट्वाइस ए होगा। मतलब यहां का क्षेत्रफल और यहां का क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफल हमारे जुड़ जाएंगे, या पट्टिका के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल दोनों ओर के जुड़ जाएंगे। तो सिग्मा क्यू की जगह सिग्मा इंटू ट्वाइस ए आ जाएगा, और इस कारण विद्युत क्षेत्र आ जाएगा सिग्मा बाई इप्सिलॉन जीरो, न कि सिग्मा बाई ट्वाइस इप्सिलॉन जीरो। अगला एप्लीकेशन है अनंत लंबाई की आवेशित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र। माना धात्विक पट्टिका को Q आवेश दिया जाता है, जो इस पट्टिका की बाहरी सतह पर एक समान रूप से वितरित होगा। अब चालक की प्रॉपर्टी होती है कि जो भी उसको आवेश दिया जाता है वो उसकी बाहरी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो धात्विक पट्टिका को या चालक पट्टिका को जैसे हम Q आवेश देते हैं, ये इस पट्टिका की बाहरी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इसलिए इस सतह के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, क्योंकि अंदर कोई भी आवेश नहीं है, इसलिए विद्युत क्षेत्र का मान अंदर की ओर या चालक पट्टिका के भीतर शून्य होगा। माना सिग्मा दी गई सतह का पृष्ठ आवेश घनत्व है। अब ये हमारी चालक पट्टिका है, तो जैसे आपने इस पट्टिका को Q आवेश दिया है, ये इस पट्टिका पर बाहर की ओर एक समान रूप से वितरित हो गया है। धात्विक सतह से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र E का मान ज्ञात करने के लिए हम एक गाउसीय सतह की कल्पना करते हैं। तो हम धात्विक सतह से R दूरी पर गाउस नियम के उपयोग से विद्युत क्षेत्र E का मान ज्ञात करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस पट्टिका से R दूरी पर बिंदु P है, यहां पर हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हमने एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की है, और एक गाउसीय पृष्ठ एक बेलनाकार पृष्ठ होगा। माना A इस सतह के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, तो गाउसीय पृष्ठ के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमने A मान लिया है। गाउसीय सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds, और ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन है, इसको हम ओपन इंटीग्रेशन में चेंज करते हैं। तो पहले हम डॉट प्रोडक्ट को हटा देते हैं, तो जैसे आप डॉट प्रोडक्ट को हटाओगे ये क्या हो जाएगा E ds cos थीटा।
अब हम इसको तीन भागों में बांटते हैं। तो सरफेस इंटीग्रेशन S1, सरफेस इंटीग्रेशन S2, सरफेस इंटीग्रेशन S3। तो इसको हमने S1 माना है, इसको S2 माना है, और ये जो हमारी सतह है मीन्स वक्र पृष्ठ जो है इसको हमने S3 माना है। अब हम क्या करते हैं, S1 में E इस दिशा में और DS भी इसी दिशा में, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। यहां पर ये भाग पट्टिका के भीतर है, तो यहां पर आवेश शून्य है, इसलिए E का मान 0 आ जाएगा। और वक्र पृष्ठ पर DS वेक्टर हमारा इधर है और E हमारा इस दिशा में है, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो S3 में थीटा 90, S1 में थीटा 0, और यहां पर E हमारा 0। तो जैसे E 0 हुआ ये 0 हो गया। यहां पर आपने 0 रखा, cos 0 1 होता है, तो ये 1। यहां पर थीटा 90 डिग्री रखा, cos 90 हमारा 0 होता है। सो फाई क्या आ गया, सरफेस इंटीग्रेशन S1 E ds, बाकी सारे हमारे 0 हो गए। अब E विद्युत क्षेत्र है, गाउसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र समान रहता है, इसलिए इसको हमने बाहर निकाल दिया। सो फाई इक्वल टू E सरफेस इंटीग्रेशन S1 ds, और सरफेस इंटीग्रेशन ds क्या है, गाउसीय पृष्ठ के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो हमारा A है, तो ये हमारा A आ गया। तो फाई इक्वल टू E इंटू A। अब गाउस प्रमेय से फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू बाई इप्सिलॉन 0, एंड सिग्मा क्यू हमारा है सिग्मा इंटू ए, और ये सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो इस सिग्मा क्यू की जगह हम ये सिग्मा इंटू ए रख देते हैं, तो फाई क्या आ गया, सिग्मा ए अपॉन इप्सिलॉन 0। अब एक फाई हमारा ये है और एक फाई हमारा ये है, तो अगर मैं इन दोनों समीकरणों की तुलना करूं या इस फाई की जगह ये ई ए रख दूं, तो ई ए इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन इप्सिलॉन 0। अब ए से ए कैंसिल कर दो, तो विद्युत क्षेत्र ई का मान आ जाएगा सिग्मा बाई इप्सिलॉन 0। तो अनंत लंबाई की आवेशित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र का मान सिग्मा बाई इप्सिलॉन 0 होगा। नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन है अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। सो अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, तो यहां पर हमने अनंत लंबाई का एक रेखीय आवेश लिया है, और जैसे ही आपने इसको आवेश दिया, ये इस पर एक समान रूप से रेखीय रूप में वितरित हो गया है। माना AB अनंत लंबाई का एक रेखीय आवेश है जिसे Q आवेश दिया जाता है। यह आवेश इसकी लंबाई के अनुदिश समरूप वितरित किया जाता है। तो जैसे ही आप इसको आवेश दोगे, वो इसकी लंबाई के अनुदिश समरूप वितरित होगा या एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। माना लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व है, P रेखीय आवेश से R दूरी पर प्रेक्षण बिंदु है। तो ये हमारा प्रेक्षण बिंदु है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जो इस रेखीय आवेश से R दूरी पर स्थित है। P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम रेखीय आवेश AB के दो अल्पांश A1 तथा A2 लेते हैं। तो ये हमारा एक्चुअल में AB है, और इसके आपने दो अल्पांश लिए हैं। एक अल्पांश हमारा ये रहा A1 और एक ये रहा A2, और ये दो अल्पांश इस प्रकार हैं कि OA1 इक्वल टू OA2। अब अगर हम इस A1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें, तो विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा, और ये हमारा DE है। हम क्या करते हैं, इसको x दिशा में और y दिशा में वियोजित करते हैं, क्योंकि ये कोण अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। तो DE का इस दिशा में घटक DE cos अल्फा, और इस दिशा में घटक DE sin अल्फा। इसी टाइप से हमने एक अल्पांश यहाँ पर लिया है जो A1 के बिल्कुल बराबर है और एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में है, ये विपरीत दिशा में है, इसलिए A2 के कारण विद्युत क्षेत्र भी हमारा DE होगा जो इस दिशा में होगा। अब ये कोण भी अल्फा, तो ये भी अल्फा, तो ये घटक भी DE cos अल्फा और ये DE sin अल्फा होगा। अब
जैसे ही आप इन दोनों को जोड़ोगे, ये डी ई साइन अल्फा और ये डी ई साइन अल्फा दोनों बराबर हैं और विपरीत दिशा में हैं, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फलस्वरूप परिणामी विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा, जो एक्स एक्स की दिशा में जितने भी विद्युत क्षेत्र होंगे उन सभी के योग के बराबर होगा। तो संपूर्ण रेखीय आवेश के कारण पी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में होगा। अब गाउस के प्रमेय से रेखीय आवेश से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम L लंबाई तथा R त्रिज्या के बेलनाकार गाउसीय सतह की कल्पना करते हैं। तो हमको गाउस प्रमेय के उपयोग से रेखीय आवेश से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, और उसके लिए आप क्या करोगे, L लंबाई तथा R त्रिज्या के एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करोगे, और इस बेलनाकार पृष्ठ की जो सतह है वो गाउसीय सतह होगी। हमने L लंबाई और R त्रिज्या के बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना की है। अब ये हमारा रेखीय आवेश था, ये हमने इसको आवेश दिया था जिसकी लंबाई की दिशा में एक समान रूप से वितरित हो गया था। अब इस बेलन के तीन भाग होंगे, एक हमारा ये है, एक ये है और एक वक्र पृष्ठ है। तो हमारा बेलन एक भाग इधर और एक भाग ये वक्र पृष्ठ है। तो वक्र पृष्ठ हमने S1 माना है, ये S2 और ये S3 है। यदि लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व हो तो अब रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, आवेश अपॉन लंबाई। तो लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व है, तो गाउसीय सतह से परिबद्ध कुल आवेश सिग्मा क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू एल, क्योंकि मैंने कहा है लैम्डा क्या होगा, आवेश अपॉन लंबाई, तो सिग्मा क्यू क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू एल। तो गाउसीय सतह से परिबद्ध कुल आवेश हमारा ये आ गया। अब गाउसीय सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। अब जैसे आप इस डॉट प्रोडक्ट को हटाओगे, ई डी एस कॉस थीटा। अब ये बंद क्षेत्रफल है, ये बंद पृष्ठ समाकलन है। अब इसको ओपन सरफेस इंटीग्रेशन करते हैं या खुला पृष्ठ समाकलन करते हैं, तो तीन भाग आ जाएंगे, S1, S2 और S3। तो सरफेस इंटीग्रेशन S1 ई डी एस कॉस थीटा प्लस सरफेस इंटीग्रेशन S2 ई डी एस कॉस थीटा प्लस सरफेस इंटीग्रेशन S3 ई डी एस कॉस थीटा। अब S1 के लिए ये हमारा ds, ई इस दिशा में, ds भी इसी दिशा में, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, जो हमने यहाँ पर लिख दिया। S2 के लिए ds हमारा इस दिशा में, ई इस दिशा में, तो ये कौन 90 डिग्री, ये थीटा 90 डिग्री। S3 के लिए ये ds इस दिशा में, ई इस दिशा में, तो ये भी हमारा थीटा 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री। अब जैसे यहाँ पे 90 रखा, ये हो गया 0, यहाँ पे 90 रखा, ये हो गया 0, यहाँ पर आपने 0 रखा तो ये हो गया 1। तो फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन S1 ई डी एस। अब गाउसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र समान है, इसलिए ई को आप बाहर ले लो, तो फाई इक्वल टू ई सरफेस इंटीग्रेशन S1 डी एस। एंड S1 हमारा ये है और ये क्या है, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एल होता है, तो सरफेस इंटीग्रेशन S1 ds क्या होगा, 2 पाई आर एल, दिया जाएगा 2 पाई आर एल। तो फाई इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल, एल बेलन की लंबाई और आर बेलनाकार पृष्ठ की त्रिज्या है। नाउ गाउस प्रमेय से फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू बाई इप्सिलॉन 0 एंड सिग्मा क्यू हमारा लैम्डा इंटू एल है, तो यहां पर आप लैम्डा एल रख दो, तो फाई क्या आ गया, लैम्डा एल अपॉन इप्सिलॉन 0। अब एक फाई हमारा ये था और एक फाई ये है, तो इन दोनों समीकरणों की हम तुलना कर देते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा, E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन इप्सिलॉन 0। अब एल से एल कैंसिल कर दो और 2 पाई आर को नीचे ले लेते हैं, तो E आ जाएगा 1 अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन 0 लैम्डा अपॉन आर। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करूं तो ये बन जाएगा 4। तो E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपॉन आर, और ये क्या है, K।
सो E इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन आर, और k का मान होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहां से स्पष्ट है कि E का मान R के व्युत्क्रमानुपाती है। तो जैसे जैसे इस रेखीय आवेश से बिंदु P की दूरी बढ़ेगी, विद्युत क्षेत्र E का मान घटेगा। तो अगर हम R और E के मध्य ग्राफ खींचें तो ग्राफ कुछ इस टाइप से हमको मिलेगा। तो स्पष्ट है कि जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ती है, E की वैल्यू घटती है, या विद्युत क्षेत्र E का मान घटता है। तो यहां पर हम आज का यह अध्याय समाप्त करते हैं। आज हमने गाउस नियम के अनुप्रयोगों के बारे में चर्चा की है। गुड बाय।